क्लास 12th के बच्चे ध्यान दें। कल आपको बताया गया था ईथर के रासायनिक गुण में, और एक सामान्य सा ईथर अगर लिया जाए, जैसे ये सबसे सिंपलेस्ट ईथर है जिसका नाम है डाईमेथिल ईथर। डाईमेथिल ईथर एक सिंपल सा ईथर है। और कल बताया था कि एक तो एल्किल समूह, जैसे मेथिल समूह एल्किल समूह है, तो एल्किल समूह से संबंधित कितनी अभिक्रियाएं ईथर में होती हैं, या ऑक्सीजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है और एकाकी इलेक्ट्रॉन जो दे सकता है वह ईथर होगा। इसलिए ईथर एक लुईस क्षार की तरह भी व्यवहार करते हैं। इसको हम लुईस बेस भी कह सकते हैं ईथर को, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु के साथ भी अनेक अभिक्रियाएं दर्शाई गईं। लेकिन एक रिएक्शन कल बच गया था कल के वीडियो में, वो था कार्बन और ऑक्सीजन बंध के विदलन से होने वाली अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये बंध वियोजित हो रहा हो। तो आज हम देखें इस वीडियो में कि कार्बन ऑक्सीजन बंध के विदलन से होने वाली अभिक्रिया, विदलन से होने वाली अभिक्रिया reactions due to fission of CO बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के फिजन होने के कारण ऐसी कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं। तो देखो, एक तो अभिक्रिया इसके साथ ये होगी कि जब हम खनिज अम्ल से रिएक्शन कराएंगे, खनिज अम्लों से क्रिया, खनिज अम्लों से अभिक्रिया, रिएक्शन विद मिनरल एसिड। और जानते हैं कि मिनरल एसिड में ज़्यादा कॉमन HI ग्रेटर दैन HBr और ग्रेटर दैन HCl। इस अभिक्रिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव ईथर के प्रति कौन होगी? हाइड्रोजन आयोडाइड होगी। उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्रिया करेगी और सबसे कम अभिक्रिया HCl दर्शाएगी। इसी प्रकार की एक अभिक्रिया आप देखेंगे कि ये पाई जाएगी जल अपघटन में। हाइड्रोलिसिस भी इसका इसी प्रकार का अभिक्रिया बनेगी, हाइड्रोलिसिस जल अपघटन। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें PCl5 से क्रिया में, PCl5 से जब क्रिया होगी तो भी इसी प्रकार की अभिक्रिया नजर आएगी। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे कि जब हम एसिटिल क्लोराइड अथवा एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराएंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया जब होगी तो उस दौरान भी यही दिखेगा। इसी प्रकार से हम आगे अपचयन अभिक्रिया देखेंगे। अपचयन अभिक्रिया से हमारा मतलब रिडक्शन है, तो अपचयन अभिक्रिया रिडक्शन में भी ये चीज़ देखी जाएगी। और CO बॉन्ड का फिजन होगा निर्जलीकरण में भी। निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन जहाँ होगा वहाँ भी कन्फर्म है कि ईथर के अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड होगा, इन सभी का क्या होने जा रहा है? विदलन। अब विदलन के लिए सबसे पहले हमारे पास हम बताएंगे आपको खनिज अम्लों से अभिक्रिया में कैसे विदलन होता है। दूसरा, जल अपघटन होगा तो कैसे विदलन होगा। PCl5 से क्रिया जब हम कराएंगे तो कैसे विदलन होगा। और एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया में कैसे विदलन होगा।
इसी प्रकार से अपचयन के केस में कैसे विदलन होगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का और निर्जलीकरण की क्रिया में कैसे विदलन करता है। तो अब इसको देखें एक एक करके। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं कि खनिज अम्लों से अभिक्रिया में CO बॉन्ड का विदलन। देखिए, ये विक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण विक्रिया होती है, खनिज अम्लों से क्रिया। और इसके लिए विशेष चीज ये होगी कि हम खनिज अम्ल जो है लेंगे तो HI लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए मैंने CH3OCH3 सिंपल ईथर, जिसका नाम डाई एथिल ईथर होता है। अब इस ईथर पर जब मैं HI से रिएक्शन कराऊंगा हाइड्रो आयोडिक अम्ल से, हाइड्रो आयोडिक अम्ल से जब रिएक्शन होगा तो कंफर्म है किसमें कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का वियोजन होगा। अब अगर ये बॉन्ड कहीं ब्रेक हो जाए तो प्रश्न ये है कि I जो है इस प्रकार से इसके साथ चला जाएगा मेथिल समूह के साथ, और जो H है वो शेष इस पोर्शन के पास आ जाएगा। हमारे कहने का मतलब कि दो चीज़ें बनने की संभावना है। एक तो यहाँ पर मेथिल आयोडाइड बन जाएगा CH3I, और दूसरा कंपाउंड इसमें मेथिल अल्कोहल भी बन जाएगा। इसका नाम मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड, और इसका नाम मेथिल अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल होता है। तो अब इस प्रकार से किसी भी रिएक्शन में, लेकिन ध्यान रहे कि HI जो है इसकी अल्प मात्रा होनी चाहिए, मात्रा इसकी कम लेना पड़ेगा, तभी दोनों चीज़ें बन सकती हैं ये। और दूसरी चीज़ इसमें निम्न ताप भी होना चाहिए। निम्न ताप से हमारा क्या मतलब, लो टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप इन दोनों चीज़ों को पाना चाहते हैं कि मेथिल आयोडाइड भी मिलती रहे, मेथिल अल्कोहल भी मिलता रहे, दोनों का एक मिक्सचर मिले, तो ऐसी केस में आप हाइड्रो आयोडिक अम्ल की मात्रा क्या लेंगे, कम मात्रा लेंगे, लिटिल अमाउंट में लेंगे, और टेम्परेचर क्या रखेंगे, मिनिमम मीन्स लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए C2H5OH डाई एथिल ईथर ले लिया जाए, जैसे ये कंपाउंड है आपका डाई एथिल ईथर। अब अगर हम डाई एथिल ईथर पर वही HI की क्रिया कम मात्रा लेकर के कराएं लिटिल अमाउंट में, और टेम्परेचर इस बार भी हम निम्न ताप रख रहे हैं, लो टेम्परेचर रखा जाएगा लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऐसी कंडीशन में हर कोई ये बता सकता है कि ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का विदलन होगा, फिजन होगा, ब्रेक होगा। और अगर वो ब्रेक होगा तो कन्फर्म है, कभी दोनों तरफ देखिए एल्किल और एल्किल बराबर हैं, तो ऐसी कंडीशन में कहीं भी आपका I जा सकता है और कहीं भी H जा सकता है। तो अब इस प्रकार से I आप इस तरफ कर दें और H को इस शेष पोर्शन के साथ लगा दिया जाए, तो कंपाउंड बनेगा C2H5I और प्लस C2H5OH, एथिल आयोडाइड बन गया, एथिल आयोडाइड बन जाएगा, और प्लस इधर एथिल अल्कोहल बन गया, एथिल अल्कोहल जनरेट हो जाएगा, दोनों कंपाउंड बन जाएंगे। लेकिन अब इसमें एक चीज पूछा जा सकता है कि अभी तो हमने ये जो दो ईथर लिया, ये सममित ईथर लिया है, सममित ईथर है, बताए थे क्लासिफिकेशन में, ये सममित ईथर है। अगर कहीं मैं असममित ईथर ले लूं, जैसे CH3OC2H5, अब इसका नाम एथिल मेथिल ईथर होगा। अगर एथिल मेथिल ईथर ले लिया जाए तो तब उसी प्रकार से कंडीशन में हम HI से रिएक्शन कराएं जो कंडीशन ऊपर लिखी है, तो कंफर्म है कि अब आपके पास एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाएगी कि अब I कहाँ जाएगी। तो प्रश्न ये है कि अगर ये I कहाँ जाएगी, तो उत्तर ये होगा कि इनमें से जो सबसे छोटा एल्किल समूह होगा, जैसे मेथिल छोटा है और एथिल बड़ा है, तो इसका मतलब कार्बन ऑक्सीजन ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा CH3I प्लस C2H5OH, मेथिल आयोडाइड बनेगा, मेथिल
आयोडाइड बन जाएगा और प्लस इधर बन जाएगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बनेगा। तो याद ये रखना है कि जो आपका आयोडाइड आयन है यह अक्सर वहीं जाता है जो एल्किल समूह छोटा होता है, क्योंकि छोटे एल्किल समूह में त्रिविम बाधा कम होती है, जबकि बड़े एल्किल समूह में हाइंड्रेंस जो है वो अधिक होता है। इसलिए आई जो है सबसे ज़्यादा अपने आप को यहाँ पर सुटेबल पाएगा और कंपाउंड बनेगा मेथिल आयोडाइड प्लस एथिल एल्कोहल। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं आपके पास CH3O और इस प्रकार से C6H5 है, यानी फेनिल मेथिल ईथर ले लिया जाए और टेम्परेचर को मैं इस बार 100 डिग्री भी कर दूं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर ये रिएक्शन को मैं कराऊं, तो ये तो कन्फर्म है कि ऐसी केस में यहाँ पर ही आई जाएगी और कन्फर्म है कि यहाँ पर फिनाल ही बनेगा। कंपाउंड है इसमें CH3I मेथिल आयोडाइड बनेगा और प्लस यहाँ बनने वाला प्रोडक्ट 100% क्या होगा, फिनाल। यहाँ नो डाउट फिनाल का ही फॉर्मेशन होगा और ये कंपाउंड आपका जो बना वो है मेथिल आयोडाइड बनेगी। तो इस प्रकार से एक चीज़ तो कंफर्म है कि जब मैंने लिटिल अमाउंट में लेकर रिएक्शन कराया और लो टेम्परेचर पर रिएक्शन कराया, अब आपके दिमाग में प्रश्न ये भी पैदा होगा कि अगर मैं हाई टेम्परेचर कर दूं, यानी ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए और अल्प मात्रा में ले करके अगर मैं इसका आधिक्य ले लूँ ज़्यादा मात्रा में, अगर मैं इसका एक्सेस अमाउंट में HI को गेन कर लिया और अब लो टेम्परेचर न रह करके लगभग ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रिएक्शन कराया जाए तो फिर क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में ये रिएक्शन में पहले स्टेप में तो ये बनेगा, लेकिन उसके बाद जो है बनने के बाद ये दोनों मिक्सचर बनने के बाद ये कंफर्म है कि यहाँ से आप देखेंगे कि ये एल्कोहल फिर से HI से रिएक्शन करने वाला होगा। तो पहला स्टेप ये होगा। दूसरे स्टेप में देखिए CH3OH जो होगा मेथिल एल्कोहल की फिर से HI से रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि कारण ये आधिक्य में लिया गया, टेम्परेचर वही है, तो यहाँ से एल्कोहल का OH और खनिज अम्ल का H ये दोनों जल बना लेंगे और कंपाउंड में देखिए CH3I बना और प्लस इधर बन गया H2O। तो रिएक्शन कितने स्टेप में पाया जाएगा, 2 स्टेप में, 2 चरणों में अभिक्रिया हो जाएगी, यानी फाइनल प्रोडक्ट आपका यहाँ भी मेथिल आयोडाइड बन जाएगा। अब इस प्रकार से अगर कहीं मैं इन दोनों स्टेप को एक साथ लिखना चाहूँ, यानी 2 चरणों की क्रिया को मैं सिंगल स्टेप में अगर लिखना चाहें तो ये मेथिल एल्कोहल को आप मेथिल एल्कोहल से कैंसिल कर दें और दोनों स्टेप में अब आपके पास इधर अभिकारक अभिकारक की ओर और उत्पाद उत्पाद की ओर कटने के बाद जोड़ दें, तो ये तो आपका CH3OCH3 रहा और इसमें अब HI और HI को जोड़ेंगे 2HI हो जाएगा। टेम्परेचर आपने ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, HI का क्या ले लिया है, आधिक्य लिया, तो कंफर्म है कि यहाँ पर CH3I और CH3I 2 मॉलिक्यूल बन गया, CH3I का मेथिल आयोडाइड का और प्लस इसके साथ अब H2O बनेगा। तो सिंगल स्टेप में लिखी गई ये विक्रिया आपकी ये होगी। तो इसका विशेष ध्यान दें, कारण किसमें कन्फ्यूजन है कि कम ताप पर लेने पर क्या बनेगा, दोनों बनेंगे, लेकिन हाई टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री पर क्या होगा, HI का आधिक्य कर देने के बाद क्या होगा, तो कंफर्म है कि केवल मेथिल आयोडाइड बनेगा, यहाँ एल्कोहल नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया में देखिए इसमें एक चीज़ और भी है, अगर इस अभिक्रिया में ये दोनों चीज़ें बनती हैं प्रारंभ में, तो कोई भी टेम्परेचर होगा प्रारंभ में तो एक बार ये बनेगा मेथिल आयोडाइड और मेथिल एल्कोहल। अब इसी विधि का इस्तेमाल जीसेल नामक वैज्ञानिक ने किया। जीसेल विधि में ये पाया गया कि इस विधि द्वारा अगर हम जीसेल मेथड, अब देखा जाए कि ये जीसेल मेथड क्या होती है, जो उपर्युक्त अभिक्रिया पर आधारित है। इस विधि में करते क्या हैं कि मेथॉक्सी या एथॉक्सी समूह की का मात्रात्मक विश्लेषण करते हैं। जैसे यहाँ पर ये कंफर्म है कि अगर यहाँ
मेथिल अल्कोहल बना है इस प्रकार से, अगर ये मेथिल अल्कोहल बना तो ये पूरा पोर्शन माइनस ये पूरा पोर्शन प्लस, यानी इसी को कहते हैं मेथाक्सी ग्रुप। मेथाक्सी समूह यही है। तो मेथाक्सी समूह का मात्रात्मक विश्लेषण यानी मेथाक्सी समूह रिएक्शन में कितना बन रहा है, इसका मात्रात्मक जो विश्लेषण होता है वही कहलाती है जीसेल विधि। इसमें करते क्या है, इसमें ये करेंगे कि आप जो है इस प्रकार से ईथर को EHI से रिएक्शन कराएं और CH3I और CH3OH को बना लें। अब उसके बाद ये जो बनी हुई आयोडाइड है एल्किल आयोडाइड, अब इसी एल्किल आयोडाइड पर देखिए क्रिया करा दी जाएगी, किससे, सिल्वर नाइट्रेट से, एल्कोहलिक विलयन ले लेंगे इसका। तो हम मेथिल आयोडाइड जो भी बन रही है, चाहे एथिल आयोडाइड बने या मेथिल आयोडाइड बने, इसका की अभिक्रिया किससे करा देंगे हम, एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट से। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, कंपाउंड यहाँ बनेगा CH3NO3 यानी मेथिल नाइट्रेट, कंपाउंड बना मेथिल नाइट्रेट। और इसके बाद इसमें AgI सिल्वर आयोडाइड का ये पीला अवक्षेप येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, पीला अवक्षेप सिल्वर आयोडाइड का ये प्राप्त हो जाएगा इसमें। अब प्रश्न ये है कि हम कैसे जानेंगे मेथाक्सी ग्रुप की पहचान। इसके लिए जो नमूना लिया गया, नमूने का मतलब इसी में मेथाक्सी ग्रुप होगा, यह आपका नमूना हो गया। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि इस विधि में हम नमूने का भार ले लेते हैं, नमूने का भार लिया जाए, वेट ऑफ स्पेसिमेन, और स्पेसिमेन इसको माना गया, माना कि इसका वेट कितना है, W1 ग्राम है। और जो AgI प्राप्त हुआ इसका भार लिया जाए, AgI का भार ले लिया जाए अगर, तो ये भार माना जाएगा W2 ग्राम मान लिया जाए। माना कि इसका भार, सिल्वर आयोडाइड को अवक्षेप को तौल लेते हैं, इसका तौल करके भार क्लियर कर लेते हैं, और जिस नमूने को मैंने लिया HI के साथ रिएक्शन कराया उसका अपना भार ले लेंगे W1 ग्राम। तो इसका भार W1 ग्राम हुआ और इसका भार W2 ग्राम हुआ। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो AgI का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये कितना होगा, सिल्वर का 108 और आयोडीन का 127, कुल मिला करके ये भार 27 8 35 यानी 235 आ जाएगा। और इसके पास जो ये मेथाक्सी ग्रुप देख रहे हैं, इसमें कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 3, ये हो जाएगा 31। तो कुल मिला करके इससे हम अगर प्रतिशत मात्रा निकालें OCH3 का, तो ये हो जाएगा 31/235 इंटू W2/W1 मल्टीप्लाई बाई 100। तो जीसेल विधि द्वारा हम मेथाक्सी समूह की प्रतिशत मात्रा को इन भारों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। 31 क्या है, 31 मेथाक्सी समूह का अणुभार है। 235 कहाँ से आया, सिल्वर आयोडाइड का भार है। W2 क्या है, सिल्वर आयोडाइड का वेट होता है। और नमूने का यानी डाई एथिल ईथर का जो नमूना लिया गया उसका भार कितना था, W1। तो W2/W1 मल्टीप्लाई बाई 100 करने से मेथाक्सी समूह की प्रतिशत मात्रा यानी मात्रात्मक जो विश्लेषण है वो किया जा सकता है इस फार्मूले से, और यही कहलाती है जीसेल विधि। अब आगे हम चलें कि और अभिक्रियाओं में जहाँ पर CO बंध का विदलन होगा। CO बंध का विदलन के लिए आगे भी हमने बताया था कि इसका जल अपघटन जब होता है तो भी ये संभव है। अब जल अपघटन होने के लिए मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर C2H5O लिया इस तरह से, और यहाँ पर भी C2H5 ले लिया, यानी कुल मिला के डाई एथिल ईथर है, डाई एथिल ईथर हुआ। और इस पर अगर मैं जल की क्रिया करा दूं यानी HOS से रिएक्शन करा दिया जाए जल से, और जल से क्रिया करने के लिए डायरेक्ट नहीं बल्कि चूंकि जल तो विद्युत उदासीन होता है इसलिए तन सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में जल अपघटन होगा। और इस कंडीशन में क्या होगा कि कंफर्म है कि CO बॉन्ड का ये ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन जब वहाँ जाएगी जहाँ ऑक्सीजन को मिलेगी, और OH वहाँ जाएगा जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी। तो कंपाउंड ये हो जाएगा यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ C2H5OH बन जाएगा, एथिल अल्कोहल।
इस प्रकार से एथिल अल्कोहल का जो बनना है उसमें भी आप देख रहे हैं कहीं न कहीं CO बॉन्ड का फिजन हुआ, ब्रेक हुआ। लेकिन अगर कहीं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ले ली जाए तो फिर जल अपघटन न होकर के सीधा सीधा H2SO4 ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगती है। जैसे C2H5O C2H5 में अगर मान लीजिए हमने HSO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करा दिया कंसंट्रेट H2SO4 से, तो फिर कंफर्म है कि बॉन्ड तो ब्रेक होगा इस तरह से, और यहाँ से H आ जाएगा O के पास एल्कोहल बनाने के लिए, और शेष पोर्शन जो बाई सल्फेट बना लेगा यानी C2H5 HSO4 बन जाएगा, और प्लस इसमें C2H5OH, यानी दोनों बनेंगे, एल्कोहल भी बनेगा और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट भी बनेगा। इस कंपाउंड का नाम होगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इस तरह से आपने देखा कि इस रिएक्शन में भी कहीं न कहीं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का फिजन हो रहा है। इसी प्रकार से और भी रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर इस प्रकार से ईथर ले लिया। ईथर को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और इसको हम रिएक्शन कराएं PCl5 के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। हम जानते हैं PCl5 गर्म करने पर टूट जाता है PCl3 और Cl2 में। इस प्रकार से अब देखिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पर दोनों ब्रेक हो जाएंगे। दोनों ब्रेक करने के बाद 2 एथिल ग्रुप मिल गए, 2 Cl हो गया, इसके साथ क्रिया करके 2C2H5Cl बना लेगा, एथिल क्लोराइड बना। ये कंपाउंड हुआ आपका एथिल क्लोराइड बन गया, और उसके बाद ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो जाएगी PCl3 में, तो फॉर्म कर लेगी POCl3 यानी फास्फोरिल क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम होगा फास्फोरिल क्लोराइड बना। तो इस रिएक्शन में भी तो आपने देखा कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का फिजन हुआ। ऐसी भी क्रियाएं बताई जा रही हैं जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का फिजन हो रहा हो। जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से C2H5O C2H5 है, यानी डाई एथिल ईथर लिख दिया गया है, ये डाई एथिल ईथर, और इसमें अगर कहीं मैं एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करा दूं CH3COCl, ये कंपाउंड होगा एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड से अगर रिएक्शन करा दिया जाए, लेकिन ये रिएक्शन होगा निर्जल जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, जो कि कैटलिस्ट का काम करता है। तो इस प्रकार से कंफर्म है कि यहाँ से CO बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो Cl को ये गेन कर लेगा, और बाकी शेष कंपाउंड इसके साथ कंबाइंड होकर के कंपाउंड क्या बना लेगा, CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट। ये कंपाउंड बन गया एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट एक एस्टर होता है, ये एस्टर है। कंपाउंड जिसमें COO पाया जाए उन्हें हम एस्टर ही कहते हैं। और दूसरा कंपाउंड जो आपका बना वो होगा कौन सा, C2H5Cl, एथिल क्लोराइड बन जाएगा इस क्रिया में। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ईथर पर जब हम एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्या होगा, फिजन होगा। लेकिन अगर कहीं मान लीजिए मैंने यहाँ पर एसिटिक आयन हाइड्राइड ले लिया CH3CO2O, अगर इसे लिया जाए तो कंफर्म है कि इसमें अगर यही रिएक्शन कराया जाए तो कंप्लीटली बनेगा कंपाउंड कौन सा, 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि ये भी ट्वाइस है, CH3COO C2H5। यहाँ पर केवल एस्टर ही बनेगा, एथिल एसीटेट ही बनेगा, बाकी शेष कोई कंपाउंड नहीं बनना है, यानी केवल एस्टर बनेगा। तो इस प्रकार से जब हम एसिटिक आयन हाइड्राइड लेते हैं, एसिटिक आयन हाइड्राइड लेने के बाद कंफर्म है कि ये एस्टर ही बनेगा इसमें। तो इस अभिक्रिया में भी आपने देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का वियोजन हुआ। और आइए देखते हैं इसके बाद हम लोग अपचयन पर चलें। अपचयन, अपचयन का मतलब हुआ कि जैसे सोडियम और अमोनिया का अगर मिक्सचर लिया जाए तो ये दोनों आपस में क्रिया करके सोडामाइड बना लेते हैं, यानी NH2 बना लेंगे और हाइड्रोजन को 2H को रिलीज कर देंगे। तो ऐसे पदार्थ जो ये नवजात हाइड्रोजन देते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन जो प्रोवाइड करेंगे, इनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक। इसे कहा जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब यह एक अपचायक होगा। तो जब हम अपचयन की क्रिया सोडियम और द्रव अमोनिया से कराएंगे तो कन्फर्म है नवजात हाइड्रोजन आएगी। अब यही नवजात हाइड्रोजन जब आप ईथर के संपर्क में लाएंगे, इस तरह से ये डाई एथिल ईथर है,
डाई एथिल ईथर हुआ। और इसी पे अगर हम मान लीजिए 2H नवजात हाइड्रोजन से रिएक्शन, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना आप चयन। अब चयन किसने किया? सोडियम ऑब्लिक NH3 द्वारा हुआ। दोनों ने आपस में क्रिया करके नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड किए। अब इस प्रकार से इसमें देखें कंपाउंड क्या बनेगा इसमें कि यहाँ से इस प्रकार से 2H को अगर इसमें ऐड किया जाए तो कंफर्म है कि एक जगह देखिए इस तरह से एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगी। कब? जब CO बांड का वियोजन होगा और दूसरा जो है H जो है इसके साथ लग जाएगा, यानी कंफर्म है कि यहाँ पर C2H6 बन जाएगा प्लस एथिल अल्कोहल बन जाएगा, इथेन बनेगा। कोई भी अल्केन अगर बनाना है तो हम ईथर का क्या करा दें? अब चेन करा दें, डेफिनेटली एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन अगर कहीं इस रिएक्शन में हमने C2H5 इसी प्रकार से ईथर को ले करके 4H ला दिया, यानी कोई प्रबल अपचायक ला दिया, जैसे लाल फास्फोरस और HI होता है, इनके सहयोग से अगर मैंने नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दी तो कंफर्म है कि यहाँ पर दोनों CO बांड ब्रेक हो जाएंगे। अगर दोनों CO बांड ब्रेक हो गया तो एक एक हाइड्रोजन तो यहाँ पर आ जाएगी और बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ईथेन। लेकिन 2 हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन को चाहिए जल बनाने के लिए, तो ऐसे केस में फिर ईथेन और जल बन जाएगा। अगर हमने प्रबल अपचायक का प्रयोग किया, प्रबल अपचायक माने स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लेड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, देन यू गेट ओनली ईथेन एंड वाटर। ये अपचयन में भी देखा आपने कि कहीं न कहीं कार्बन ऑक्सीजन बांड का वियोजन हो रहा है। इसी प्रकार की विक्रिया आपको देखने को मिलेगी जब हम ईथर को ले लेंगे। कोई भी ईथर लीजिए, C2H5O C2H5 मान लीजिए, और इसका मैंने निर्जलीकरण करा दिया एल्यूमिना की प्रेजेंस में 350 से 380 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसका मैंने निर्जलीकरण कराना चाहा, डिहाइड्रेशन करा दिया। तो जब डिहाइड्रेशन कराओगे उस दौरान भी देखिए दोनों बांड ब्रेक हो जाएंगे और यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। चूँकि इसको वाटर रिमूव करना होगा तो अगर ये C2H4 बन गया, ये भी C2H4 बन गया, तो कुल मिला करके एल्कीन बन गई है, इसको कहते हैं एथिलीन, और प्लस H2O। इस रिएक्शन को जहाँ पर जल निकल रहा हो ऐसे विक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? निर्जलीकरण बोलते हैं। तो इस प्रकार से डाई एथिल ईथर का अगर निर्जलीकरण किया जाए, डाई एथिल ईथर का निर्जलीकरण किसकी प्रेजेंस में किया मैंने? एल्यूमिना की प्रेजेंस में। एल्यूमिना अगर न मिले तो इसकी जगह पर AlPO4 भी लिया जा सकता है, एल्यूमिनियम फास्फेट का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस कंडीशन में बनेगा एल्कीन बन जाते हैं। इसी प्रकार से एक बड़ी फेमस अभिक्रिया, मान लीजिए इस तरह से CH3 CH2O CH2 CH3, इस प्रकार से इसको भी डाई एथिल ईथर ही कहते हैं, डाई एथिल ईथर कहा जाएगा। अब इसमें अगर कहीं मान लीजिए मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करा दिया और ये रिएक्शन बोरान ट्राईफ्लोराइड और जल की प्रेजेंस में होता है, 500 ATM प्रेशर इसके लिए चाहिए, 125 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं न कहीं जा करके उसके साथ अटैच हो जाएगी। और अगर अटैच हो गई तो ये तो सीधा सीधा योग अभिक्रिया हो गई, CH3 CH2 COO, यानी कहीं न कहीं बांड ब्रेक होगा तभी ये CO यहाँ इंट्रोड्यूस होगी और ये हो जाएगा CH2 CH3। इस कंपाउंड का नाम होगा एथिल प्रोपियोनेट, एथिल प्रोपियोनेट, एथिल प्रोपियोनेट नामक एक एस्टर बन जाएगा इसमें। तो इस अभिक्रिया में बोरान ट्राईफ्लोराइड और जल की क्या भूमिका है? एज कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। अब इसमें एक चीज और रह जाता है, वो है कल मैंने बताया था कि ईथर को अगर वायु में खुला छोड़ा जाए, अगर हमने ईथर को वायु में खुला छोड़ दिया, देखिए ईथर को C2H5O C2H5, इसे चाहे डाई एथिल ईथर लिखें
या आप इसको CH3 CH2O CH2 CH3 लिखें, बात एक ही है। अब अगर इस ईथर को कल मैंने बताया था कि अगर वायु में खुला छोड़ दिया जाए सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में वायु में एक्सपोज कर दो इस ईथर को, तो आप देखेंगे कि इसमें ये कंडीशन हो जाती है, CH3 अपनी जगह पर CHA और यहाँ से डबल O के साथ H आ जाता है, आगे O के साथ ये CH2 CH3 बन जाता है। इसको हाइड्रो पराक्साइड बोला जाता है, हाइड्रो पराक्साइड। अब हाइड्रो पराक्साइड की अशुद्धि आ जाएगी ईथर के अंदर, और हाइड्रो पराक्साइड अगर इम्प्योर हो गए के कारण अगर ये ईथर आपका इम्प्योर हो रहा है, तो इसका मतलब कि अति विषैला भी होता है। अति विषैला द्रव है, तेलीय द्रव होता है, जस्ट लाइक आयल, अति विषैला द्रव है। अब अगर ये कहीं हाइड्रो पराक्साइड की अशुद्धि हमारे ईथर में आ गई, तो हम ईथर का उपयोग एज एनेस्थेटिक नहीं कर सकते, यानी निश्चेतक के रूप में फिर हम ईथर का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि इस ईथर में अगर क्लोरोफार्म मिला दिया जाए तो यह निश्चेतक का कार्य करता है। निश्चेतक यानी बेहोश कर देता है, एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। और इसका सबसे पहला प्रयोग कि ईथर में निश्चेतक गुण होता है, यह 1945 ईस्वी में विलियम मार्टन, एक वैज्ञानिक था, विलियम मार्टिन ने बताया कि ईथर में निश्चेतक का गुण पाया जाता है। और सबसे पहला प्रयोग 1945 में विलियम मार्टिन द्वारा निश्चेतक के रूप में ईथर में किया गया। लेकिन समस्या यह है कि अगर ईथर में हाइड्रो पराक्साइड की अशुद्धि है तो हम फिर उसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि हाइड्रो पराक्साइड अति विषैला पदार्थ होता है, और ऐसे में अगर बेहोश किया जाए किसी को तो आदमी मर भी सकता है। तो ऐसी कंडीशन में निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते। तो प्रश्न ये पैदा हो कि हमें ये कैसे पता चले कि हमारे ईथर में हाइड्रो पराक्साइड की अशुद्धि है। इसके लिए आप इस ईथर को जो अशुद्ध है, जिसमें हाइड्रो पराक्साइड की अशुद्धि है, इसमें आप पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिला दें। अगर बैंगनी रंग की आयोडीन गैस मुक्त होने लगती है तो ये जान लें कि आपके ईथर में हाइड्रो पराक्साइड की अशुद्धि है, और तब उसका प्रयोग आप एज एनेस्थेटिक नहीं कर सकते। अब इस हाइड्रो पराक्साइड की अशुद्धि को फिर दूर कैसे किया जाए? हमने जान तो लिया पोटेशियम आयोडाइड मिला करके अगर आयोडीन यहाँ रिलीज होती है तो इसका मतलब ये है कि ईथर आपका अशुद्ध है, उसमें हाइड्रो पराक्साइड की अशुद्धि है। लेकिन अगर शुद्ध ईथर होगा तो आयोडीन गैस कभी नहीं रिलीज होगी, निकलेगी ही नहीं आयोडीन गैस। तो ऐसी कंडीशन में हम ईथर को एक जान तो लिए ठीक है हमारा ईथर अशुद्ध है, अब हम इसे क्या करें? शुद्ध यानी हमारे निश्चेतक के रूप में अगर हमें प्रयोग करना है तो फिर हम आगे क्या करें? इसके लिए आप इसमें सांद्र H2SO4 मिला दें तो ये अशुद्धि गायब हो जाएगी, या फिर इसमें क्यूप्रस ऑक्साइड को मिला दीजिए। क्यूप्रस ऑक्साइड निगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का, तो भी ये हाइड्रो पराक्साइड की शुद्धि फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। इस प्रकार से हमने देखा कि ईथर का जो परीक्षण होता है, अगर ईथर में हाइड्रो पराक्साइड की शुद्धि है तो फिर हम उसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में नहीं कर सकते। और ऐसे में कैसे जाना जाए कि हमारे ईथर में यह हाइड्रो पराक्साइड की अशुद्धि है? तो इसके लिए या तो आप उसमें पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिला दें, और आयोडीन गैस अगर उसमें से निकलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारा ईथर अशुद्ध है। या फिर इसमें फेरस अमोनियम सल्फेट का विलयन मिला दें तो फेरस जो है फेरिक में बदल जाएगा। बाद में पोटेशियम थायोसाइनेट का विलयन मिलाएं, अगर रेड कलर आता है तो भी माना जाएगा कि हमारे ईथर में हाइड्रो पराक्साइड की शुद्धि है। क्योंकि जब कभी आप इसमें इस कंडीशन में अगर इसमें पराक्साइड है यानी O2 माइनस होगा, और आप इसमें जब फेरस अमोनियम सल्फेट मिलाओगे, फेरस अमोनियम सल्फेट, तो Fe2+ को तुरंत बदल देगा Fe3+ में, फेरिक आयन में बदल देगा। और फेरिक आयन में SCN- थायोसाइनेट आयन रिएक्शन करके FeSCN होल थ्रायस यानी फेरिक थायोसाइनेट का
फेरिक थायोसाइनेट का रेड कलर देगा, लाल रंग दे सकता है। तो इस प्रकार से भी अगर लाल रंग आ जाए तो भी हम जान जाएंगे कि हमारे ईथर में हाइड्रोपरऑक्साइड की इम्प्योरिटी है, और तब हम इसका प्रयोग एज एनेस्थेटिक नहीं कर सकते। और ऐसे में फिर आपको बस वही करना होगा कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उसका ईथर का आसवन करा दें, हाइड्रोपरऑक्साइड की शुद्धि दूर हो जाएगी, या फिर उसमें क्यूप्रस ऑक्साइड को मिला दें जो निगेटिव कैटलिस्ट का काम करेगा, अर्थात हाइड्रोपरऑक्साइड के प्रभाव को कम कर देगा।